नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच की निगरानी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले पुलिस से पूछना चाहिए था कि आपने बहुत पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। उन्होंने पूछना चाहिए था कि मामला हमारे सामने होने के बाद आज हमें बताने का क्या मतलब है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि पहलवान खतरे में है। ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर आगे कुछ है तो पहलवानों को मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि हम जांच की निगरानी करना चाहेंगे ताकि चीजें गलत ना हो। जस्टिस लोकुर ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले भी जांच की निगरानी की है। उन्होंने कहा कि ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो दोषी है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि जांच ठीक से हो। जस्टिस लोकुर द रेस्टलेस स्ट्रगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस विषय पर आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने पहलवानों के साथ किए गए बर्ताव को लेकर दिल्ली पुलिस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों का फिर से उत्पीड़न हुआ है क्योंकि पहलवान अब तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये फिर से उत्पीड़न का एक स्पष्ट मामला है। पहलवानों ने कहा कि ये वो दबाव में है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि पहलवानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने प्रक्रिया में देरी के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की। जस्टिस लोकुर ने कहा कि कुश्ती महासंघ के पास यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए समिति नहीं है जो कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा जब जनवरी में विरोध शुरू हुआ तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने सीधे जंतर मंतर जाने का फैसला किया था। उन्होंने शिकायतें की, लेकिन कुश्ती महासंघ में कोई शिकायत समिति नहीं थी। जस्टिस लोकुर ने पहलवानों के केस में आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मई में जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च हुआ था। बाद में पुलिस को 100 गवाहों से बात करने का विचार आया। ये क्यों जरूरी था? ऐसा नहीं है कि इन लड़कियों के यौन उत्पीड़न को देखने के लिए पूरी भीड़ उमड़ पड़ी हो। अब पुलिस का कहना है कि उन्हें ऑडियो और वीडियो सबूत चाहिए। क्या चल रहा है? यौन उत्पीड़न सड़कों पर नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे किया जाता है। जांच सबूत खोजने के लिए है, नहीं तो जांच की क्या जरूरत है? पुलिस को मुकदमा चलाने और उसे जेल भेजने के लिए सारी सामग्री सौंपी जा सकती थी। उन्होंने पहलवानों पर आपराधिक मामला दर्ज करने को लेकर भी आश्चर्य जताया, जिसमें दंगा करने का मामला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दंगे की शिकायत वापस नहीं ली गई है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से अब अपराध का शिकार बनकर वहां आए ये पहलवान आरोपी बन गए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस मिलीजुली है। वो नहीं चाहते कि आरोप साबित हों और वो नहीं चाहते कि जांच आगे बढ़े। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीति सरकार द्वारा पत्रकारों को कथित तौर पर डराने, धमकाने और उनका उत्पीड़न करने पर मंगलवार को चिंता जताई। गिल्ड ने यहां एक बयान में दावा किया कि ईरानी ने 9 जून को अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी की यात्रा के दौरान एक पत्रकार को डराया धमकाया था और उस हिंदी दैनिक के मालिकों को फोन करने की धमकी दी थी जिसके लिए वो काम कर रहे थे। गिल्ड केंद्रीय मंत्री के इस धमकाने और डराने वाला रवैया देखकर परेशान है। हम स्मृति ईरानी को याद दिलाना चाहते हैं कि इस तरह पत्रकारों को डराना प्रेस की आज़ादी पर हमला है। इसके साथ ही गिल्ड ने कहा कि हम ये भी दोहराना चाहते हैं कि मीडिया संस्थान इस तरह नेताओं के आगे दबाव में आकर झुके नहीं। दैनिक भास्कर से गुजारिश है कि वो पत्रकारों को नौकरी पर वापस रखें। बता दें पत्रकारों की नौकरी ले ली गई है। वहीं एक अन्य घटना में 10 जून को केरल में एक वरिष्ठ महिला पत्रकार को सत्तारूढ़ माकपा की छात्र शाखा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। गिल्ड ने एक बयान में कहा ये घटनाएं पत्रकारों और फोटो पत्रकारों के लिए परेशान करने वाली हैं और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। शाहरुख खान पर उनके बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए रिश्वत की पेशकश करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और सुनवाई 20 जून को होने की तारीख तय की गई है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई ने एनसीबी के तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ शाहरुख के साथ केपी गोस्वामी के माध्यम से बातचीत करने और 25 करोड़ रुपए से 18 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि तय करने, फिर 50 लाख रुपए स्वीकार करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस याचिका में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसके अनुसार रिश्वत लेने वाला भी दोषी है और रिश्वत देने वाला भी।
अगर रिश्वतखोरी का आरोप साबित होता है तो आरोपी के लिए 5 साल के कारावास का प्रावधान है। उत्तराखंड के पुरोला में जिला प्रशासन ने कल 15 जून को होने वाली महापंचायत पर रोक लगा दी है। शहर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रशासन से महापंचायत की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। जिस प्रधान एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की थी, उसने पीछे हटने की घोषणा कर दी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोकल नेताओं ने कहा कि वो इस महापंचायत को अपने हाथ में ले रहे हैं। पुरोला और अन्य स्थानों पर कुछ पोस्टर और पर्चे चिपकाए गए हैं, जिनमें मुसलमानों से 15 जून से पहले इलाके को खाली करने को कहा गया है। इसी बीच पुरोला, गंगोत्री, जॉली ग्रांट आदि इलाकों में कुछ मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों को बंद करा दिया गया है। उनके साथ बदसलूकी की गई है। इस संबंध में कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें मुस्लिम दुकानदारों को सामान आदि ले जाते देखा गया है। वहीं इसके जवाब में मुसलमानों ने 18 जून को देहरादून में अपनी पंचायत रख दी है। इसी मुद्दे पर सभी पक्षों की ओर से जमकर बयानबाजी हो रही है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कथित नौकरी रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़ा गया है। गिरफ्तारी के बाद मंत्री सेंथिल बालाजी बीमार पड़ गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी के बाद चेन्नई और करूर में 1 दर्जन स्थानों पर 18 घंटे की पूछताछ हुई। इसमें चेन्नई में बालाजी का सरकारी निवास, फोर्ट सेंट जॉर्ज में राज्य सचिवालय में उनका सरकारी कमरा और चेन्नई में उनके भाई अशोक का घर शामिल है। डीएमके और समूचे विपक्ष ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों की आड़ लेकर डीएमके से नहीं लड़ सकती है। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को विपक्षी दलों ने बदले की कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बीमार हालत में मंत्री को गिरफ्तार किया गया है वो अमानवीय है। विपक्षी दलों ने कहा है कि उन्हें निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष के एक नेता ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई के 95% मामले विपक्षी दलों से जुड़े होते हैं। कांग्रेस, डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सचिवालय में घुसकर मंत्री बालाजी के दफ्तर की तलाशी लेने और उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से गिरफ्तार करने की निंदा करती है। केंद्रीय एजेंसियों के सहारे भाजपा और केंद्र सरकार विपक्ष को खामोश नहीं कर पाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी द्वारा तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की देर रात गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। ये मोदी सरकार द्वारा इसका विरोध करने वालों के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है। विपक्ष में हम में से कोई भी इस तरह के निर्लज्ज कदमों से डरने वाला नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद महाराष्ट्र से सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि ईडी महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्रियों के खिलाफ उनके सबूतों के आधार पर की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई हम पर भी हुई। जो इस सरकार के विरोधी हैं, बीजेपी के विरोधी हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई करना अब नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं उनके बारे में हमारे जैसे लोग ईडी और सीबीआई के पास बार बार सबूत के साथ कागज भेज रहे हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 3 मंत्रियों के खिलाफ मैंने ईडी में शिकायत की, मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे सबूत भेजे, लेकिन ईडी जवाब तक नहीं देती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।